ये एक कंटेनर है। इसमें ऊपर वाला पार्ट 1 लीटर का है। ये वाला पार्ट भी 1 लीटर का है। दोनों में 1 atm का प्रेशर है। बीच में एक सेपरेशन लगा रखा है। दोनों में कोई गैस भर दिया। फोटो बनाओ और लिखो। पहले फ़ोटो बना लो। लिखो कैलकुलेट फाइनल प्रेशर इन द कंटेनर when separation between when separation between both gases are removed. ये बीच का सेपरेशन हटाएंगे। फाइनल प्रेशर कितना? कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिया? बहुत ही आसान सा था। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़े हो ना तुम लोग? ऊपर वाले गैस का प्रेशर कितना है? 1 atm। नीचे भी गैस का प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर होगा वो 2 atm है। ये कितने लोग सही से सोच पाए थे? गलत। कैसे मतलब? अगर मान लो कि
क्योंकि टोटल वॉल्यूम भी तो डबल हो जा रहा है। तो ऐसे में जो टोटल प्रेशर आएगा फाइनल 1 atm ही रहेगा। ये कितने लोग सही से सोच पाए थे? ये भी गलत। चल टू कितने लोगों को लगता है फाइनल 0 atm प्रेशर आएगा? 0 atm वाले हाथ उठाओ। डरो मत पे हाथ उठाओ, तुम्हारा ही सही है। हाफ एटीएम वाले हाथ उठाओ। लगी है हाफ, पता नहीं कहाँ। ठीक। तो फाइनल प्रेशर जो आएगा वो 0 atm आएगा। ये कितने लोग सही से सोच पाए थे? ठीक है, यही सही है। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। यहाँ पर HCl और अमोनिया दे रखा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बनाते हैं? NH4Cl। पढ़े हो कभी? और NH4Cl लिक्विड होता है कि गैस होता है? हाँ, सॉलिड होता। ठीक है, सॉलिड होता है। अमोनियम क्लोराइड देखे हो तुम लोग? सॉलिड होता है अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर HCl ज़्यादा है या अमोनिया ज़्यादा है? बराबर। तो रिएक्शन के बाद कौन बच जाएगा? कोई नहीं बचेगा, सिर्फ अमोनियम क्लोराइड बचे। गैस बचेगा कि नहीं बचेगा? गैस है ही नहीं तो प्रेशर कहाँ से आएगा? फिर लिख लो, प्रेशर इज इक्वल टू 0। पेन नहीं चलाना था, सिर्फ दिमाग चलाना था। खैर, और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे? सही में? ये 3 atm का प्रेशर है और ये 2 लीटर ले लेते हैं। सेम फोटो है। सेम क्वेश्चन, सेम आंसर होगा। करो, सेम क्वेश्चन। कैलकुलेट फाइनल प्रेशर inside the container when the separation between both gases are removed। वही क्वेश्चन है यार जो ऊपर लिखवाए हैं, वही क्वेश्चन पर छाप दे, बस फोटो बदलना है।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिया? कठिन तो नहीं था। कितने लोगों को लगता है कि अभी भी जीरो एटीएम होगा? जीरो। क्या यहाँ पे भी रिएक्शन होगी बे? रिएक्शन तो होगी। पर अभी कौन ज़्यादा है, HCl ज़्यादा है कि अमोनिया? अमोनिया ज़्यादा है। अ, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो कितने के बराबर होता है? PV/RT के बराबर। ये फार्मूला पढ़े हो? HCl का जो मोल है वो कितना है? प्रेशर कितना है? 1। वॉल्यूम कितना है? 2/RT, यही है। और अमोनिया का वॉल्यूम प्रेशर कितना है? 3 × 1/RT। ये 2/RT है और अमोनिया 3/RT है। कौन ज़्यादा है? अरे कौन ज़्यादा है? अमोनिया। कौन बच जाएगा? कौन ख़त्म हो जाएगा? अमोनिया कितना बचेगा? 1/RT, यही बचेगा। जो प्रेशर आता है कितने के बराबर होगा? nRT बाई क्या? V, यही आता है। n की जगह पे क्या लिखोगे? 1/RT और इनटू क्या? RT बाई टोटल वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर की 2 लीटर? 3 लीटर। कितना आ रहा है? 1/380। ये आंसर है। ये कितने लोग सही सही कर पाए थे? बहुत ही कम लोग। बाकी लोग समझे ना? अपना नहीं। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एक और ऐसा ही देते हैं। करो। ठीक है। ये 3 बल्ब हैं, तीनों को कनेक्ट कर रखा है। बहुत ही नैरो ट्यूब से कनेक्ट कर रखा है। इसका वॉल्यूम है, दे दे, 3 लीटर, लीटर, 7 लीटर। तब प्रेशर दे देते हैं हम 3 ATM, 4 ATM, 5 ATM, 5 ATM, 4 ATM, 8। इसमें कोई गैस भर दो, अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन, इसमें HCl। ये फोटो बनाओ। तो सब में प्रेशर अलग अलग है। बीच में स्टॉप स्टॉप कॉर्क लगा रखा है। अगर मैं स्टॉप कॉर्क ओपन करूँगा तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से गैसेस क्या होंगी? आपस में मिक्स होंगी, और तब तक मिक्स होंगी जब तक कि फाइनल प्रेशर क्या होना हो जाए, सबका बराबर हो जाए। तो तीनों कंटेनर में जब प्रेशर बराबर हो जाएगा, मिक्सिंग बंद हो जाएगी। ठीक है। तुम्हें वही फाइनल प्रेशर बताना है कि कितना होगा। ठीक है। देखो, कैलकुलेट फाइनल प्रेशर इन ईच कंटेनर
आफ्टर बोथ स्टॉप कॉर्क्स आर ओपन। आफ्टर बोथ स्टॉप कॉर्क्स जानते हो ना मैम? बीच में जो स्टॉपेज लगा रखा है भाई, आर ओपन। मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, चार ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है ना? वैसे मोस्ट ऑफ द बैच में मैं ये नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं देता हूँ। ज़्यादातर लोग वही गलती करते हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, पर इस बैच में मुझे ये देना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसका आइडिया भी नहीं मुझे। कह रहा था, क्या कह रहा? आंसर नहीं बताना, जब पूछे तो हाथ उठाना। कर लिया तूने? करना फिर। कर लिया तूने? कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिया?
आना चाहिए कुछ ना कुछ। कितने लोगों को लगता है कि नन ऑफ दीज आंसर होगा? नन ऑफ दीज। कितना निकाला था? 1/5। तूने कितना निकाला था? 7/15। होगा। तो तुझसे पूछ रहा हूँ, नन ऑफ दीज निकालिए तो भी 11/15। सब एक ही क्वेश्चन कर रहे हो ना? खैर, पहले वाले शुरू करते हैं। कितने लोगों को लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट वाले हाथ उठाओ। हाथ उठाओ, सब छोटा छोटा हाथ उठाओ। 3-4 लोग हैं फर्स्ट पे हाथ उठा रहे हैं। सेकंड वाले हाथ उठाओ। सेकंड पे ज़्यादातर लोग हाथ उठा रहे हैं। थर्ड वाले हाथ उठाओ। थर्ड पे भी ऑलमोस्ट उतने ही लोग हाथ उठा रहे हैं। फोर्थ वाले हाथ उठाओ। फोर्थ पे भी कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। सारे ऑप्शन कैसे करेक्ट हो सकते हैं? एक और ऑप्शन डाल दे, ऑल ऑफ देम। मुझे लगता है वही सही हो जाना चाहिए। नीट में ना यही दिक्कत होती है, अपने को लगता है कि जो ऑप्शन आ गया वही सही है। ऐसा हमेशा होता नहीं है, ये बस दिखाने के लिए था कि अगर गलत ऑप्शन पे मेहनत किया जाए तो गलत आंसर भी आएगा। नन ऑफ दीज में तो सारे ही हैं। नन ऑफ दीज तुम्हारे जैसे लोगों के लिए दिया ही था, तो कुछ भी निकालेंगे। यहाँ भी रिएक्शन होगी क्या बे दो लोगों के बीच में? रिएक्शन हो रही है? HCl और अमोनिया के बीच में अभी भी रिएक्शन होगी? क्या HCl और अमोनिया के बीच में अभी भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी? बीच में नाइट्रोजन है बे। तो क्या हुआ? नाइट्रोजन गैस है, ये कोई ऐसा सॉलिड वॉल थोड़े है कि इधर जब अमोनिया और HCl मिक्स होंगे तो रिएक्शन तो होगी, है ना? कौन ज़्यादा है? HCl ज़्यादा है कि अमोनिया? ऐसे पता नहीं चल रहा है। अमोनिया कितना है यहाँ पे? 15/RT। नाइट्रोजन कितना है? 20/RT। और HCl कितना है? 21/RT, यही है ना? तो रिएक्शन के बाद कौन पूरा गायब हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, और ये कितना बचेगा? उसमें से 15/RT घटा दो तो कितना आएगा? 6/RT। तो टोटल मोल्स कितने हुए? 26/RT। और इनटू कितना? RT बाई टोटल वॉल्यूम कितना है? कितना आ रहा है? 26 बाई। ये आंसर है। बाकी आंसर पता नहीं कैसे निकालें ये लोग, हुआ नहीं मालिक। समझ में आ रहा है? और ऐसा देंगे तो कर लोगे? ये पता होना चाहिए। HCl एसिड है और अमोनिया क्या है? बेस। HCl, HCl क्या होता है? एसिड होता है, मालूम है ना? ये भी कोई बताने की जरूरत है। और अमोनिया बेस होता है ये। और नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है, इनर्ट होता है। मुझे लगता है इससे पता चल जाएगा बेसिक केमिस्ट्री। कितने लोग आए थे अपने मन से सही सही सोच पाए थे?
सोचे से ही तो गलत आंसर निकाल। सब में सबका एक ही प्रेशर है, सबका अलग अलग प्रेशर निकाला है तूने। तो एक कंटेनर ऐसा है, और यहाँ ऊपर हाइड्रोजन गैस और नीचे यहाँ ब्रोमीन गैस। और कौन भारी होता है भाई, हाइड्रोजन या ब्रोमीन? अगर मैं यहाँ से बीच में से सेपरेशन हटा दूँ, बीच में से सेपरेशन हटा दूँ, तो हाइड्रोजन किधर जाएगा और ब्रोमीन किधर जाएगा भाई? ऐसा होता है। तो यार, तो बीच में से सेपरेशन हटाएंगे तो हाइड्रोजन नीचे और ब्रोमीन ऊपर जाएगा क्या बे? तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेंगे या मिक्स हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसा होगा, हाइड्रोजन नीचे जाएगा, ब्रोमीन ऊपर जाएगा, और कुछ देर बाद पूरे कंटेनर में हाइड्रोजन और ब्रोमीन पूरा मिक्स होकर रहता। ठीक है, पूरे कंटेनर में हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिक्स होकर रहेगा ना। और ऐसा इसलिए होता है कि गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता क्या? और अगर ऐसा होता कि भारी गैसेज नीचे रहती और, और हल्की गैसेज ऊपर रहती, तो एटमॉस्फेयर में ढेर सारी गैसेज हैं। जितनी भारी गैसेज हैं, CO2, SO2, CCl4, H2S, ये सब जो बहुत जहरीली और भारी गैसेज, वो सब ज़मीन पे रहते। और सारे जो सांप बिच्छू रहते हैं वो मर जाएंगे। और जो हल्की गैस है हाइड्रोजन, वो सबसे ऊपर रहते हैं। तो ऊपर कौन रहता है? ओजोन। और नाइट्रोजन का एक अलग लेयर बनता है, ऑक्सीजन का एक अलग लेयर। क्या ऐसे एटमॉस्फेयर में सारी गैसेज लेयर बना के रहती हैं या मिक्स होकर रहती हैं? मिक्स होकर रहती है, तो लेयर बना के नहीं रहती। हल्की गैस ऊपर है, भारी गैस नीचे है। और ऐसा क्यों होता है? कि उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही नहीं करते। तो और इसी वजह से जितनी भी गैसेज हैं, है ना, ये सब मिक्स होकर रहते हैं। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन नाम सुने हो? जैसे कोई गैस का मॉलिक्यूल है, कोई भारी गैस का मॉलिक्यूल है, यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर दे, वो किधर जाएगा? वो किधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। गैस का मॉलिक्यूल है, ड्रॉप करेंगे कहीं भी चला जाएगा, है ना। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। नाम सुने हो डिफ्यूजन? अच्छा, इफ्यूजन क्या होता है, कोई बता सकता है? डिफ्यूजन और इफ्यूजन में कोई डिफरेंस बता सकता है, स्पेलिंग छोड़ के? भीड़ में से ऐसे नहीं बोलना है, हाथ उठा। हाँ चल, तू ही बता। दोनों बीच में डिफरेंस। डिफ्यूजन का स्ट्रक्चर। तू कुछ कहना चाहता? हाँ बता, डिफरेंस बता। ऑस्मोसिस क्या होता है? 1 मिनट उसको बोलने दे। डिफ्यूजन SPM से मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से नहीं हो सकता। डिफ्यूजन सेमी पर, हाँ, डिफ्यूजन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से नहीं हो सकता।
डिफ्यूजन क्या बोला तूने? और कंसंट्रेशन इक्वल रहा तो? तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्यूजन और डिफ्यूजन? कभी एग्जांपल देने वाला था तो? पुराने वाले टीचर ने तुझे यही एग्जांपल दिया था। आई होप कि प्रैक्टिकल करके ना दिखाया हो। बैठ जा बैठ जा। और कोई डिफ्यूजन डिफ्यूजन बीच में डिफरेंस बता सकता? हम्म। तेज बोल सकता है थोड़ा। इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन डिफ्यूजन। कोई ठीक से आंसर नहीं। लिखो डिफ्यूजन की डेफिनेशन। Spontaneous mixing of diffusion. Spontaneous mixing of two gases. Two gases. Even against the gravity. Even. Even against the gravity is called diffusion. Called diffusion. It do not required. It do not required any pressure difference. Any pressure difference. Diffusion लिखो। diffusion। अभी पहले क्या बोले थे? डिफ्यूजन। दोनों सुनने में एक ही जैसा लगता है तो ऐसा। यह भी डी फॉर डिफ्यूजन पड़ा। ठीक है। अगला भी ई फॉर इफ्यूजन पड़ा। देखो स्केपिंग ऑफ अ गैस। स्केपिंग। स्केपिंग। हाँ एस्केपिंग ऑफ अ गैस इनटू वैक्यूम। इनटू वैक्यूम through through an orifice। थ्रू एन ओरिफिस। ओरिफिस जानते हो? बहुत छोटा सा छेद हो जिसको हम ओरिफिस बोलते हैं। इसे निडल, अगर कोई कोई ट्यूब है उसमें निडल से इसमें हल्का छेद कर देते हैं ना। तो जैसे तुम लोगों ने पानी का पाइप देखा होगा ना। पानी के पाइप में अगर पानी फ्लो करता है और उसमें एक छेद कर दे, ठीक है, तो उससे प्रेशर की वजह से उसमें बहुत तेज़ी से उसमें से पानी निकलता है। ठीक है। उस
उस पानी के छेद को, उस छेद को हम लोग ओरिफिस नहीं बोलेंगे, ठीक है, जिसमें से तेजी से पानी निकल रहा। एक ऐसा छेद, तुम लोगों ने अगर पानी की पाइप को देखा होगा तो दो टाइप के छेद उसमें अक्सर होते हैं। एक ऐसा छेद जिसमें से पानी बहुत तेजी के साथ निकलता है, बहुत फ्लो के साथ निकलता है, और दूसरा ऐसा होता है जिसमें कि बस ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें से ना निकलता रहता है, उसमें से फ्लो नहीं आता, फ्लो नहीं बनता है, बस वहाँ से वाटर लीक कर रहा होता है। देखा है ना? तो ओरिफिस अपन बोलते हैं उस ओरिफिस, उस स्मॉल होल को जिससे कि गैस लीक होती है, न कि ऐसा मतलब फ्लो से निकलती है। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो उससे अगर कोई गैस निकल रही है, इस कॉल्ड क्या बे? डिफ्यूजन। लिखो, कॉल्ड डिफ्यूजन। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। क्या बोला? एक कंटेनर लेते हैं सब, और इसको कनेक्ट करते हैं इसमें पाइप से, छोटे से पाइप से, और इधर हाइड्रोजन गैस रखे हैं और इधर कोई गैस, ऑक्सीजन गैस रख देते हैं। दोनों का प्रेशर 1 atm है, और यहाँ पे ऐसा नॉब ओपन कर दी। ठीक है? थोड़ी देर बाद देखोगे ये नॉब ओपन करने के बाद जो हाइड्रोजन गैस है वो किधर जाएगी? इस वाले कंटेनर में, और ऑक्सीजन गैस किस में आएगी? इस वाले कंटेनर में। और थोड़ी देर बाद दोनों ही कंटेनर में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही आ जाएंगे। दिख रहा है ना? इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है? डिफ्यूजन के लिए प्रेशर का डिफरेंस होना जरूरी है क्या? डिफरेंस होगा तो डिफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? तब भी होगा, है ना? तब भी होगा। लेकिन प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो भी होगा। प्रेशर है तो ठीक है, नहीं है तो भी है, दिक्कत वाली बात। लेकिन इफ्यूजन का मतलब क्या होता है? सेम यही चीज़ है। अगर एक कंटेनर में हम लोग वैक्यूम रख लें, और अब यहाँ पे नॉब ओपन कर दे, तो हाइड्रोजन गैस किधर जाएगी? वैक्यूम की तरफ। और वैक्यूम किधर आएगा बे? हाँ? वैक्यूम किधर भी नहीं आता। वैक्यूम का मतलब कुछ है कि नहीं है? नहीं है। थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन गैस किस में होगी बे? दोनों साइड। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है? इसके लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठीक है? समझ में आ रही बात? इसको डिफ्यूजन बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ये एक डिफरेंस रहता है। देखो, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एट, हाँ, एंड में प्रेशर 1 atm नहीं रहेगा। वैक्यूम कितना बड़ा है, वैक्यूम में डिफ्यूज होता ही रहेगा। ठीक है? प्रेशर घटता रहेगा। ठीक है? जैसे मान लो कि इस कमरे में मान लो कि आग लगा देते हैं, मान लेते हैं। अरे यार, मतलब एज्यूम कर रहे हैं, तुम लोग बायो के स्टूडेंट हो ना, जल्दी से एज्यूम नहीं कर पाते हो ना। मैथ्स वाले बहुत जल्दी से एज्यूम कर लेते हैं। हाँ, बायो वालों को सब सामने ही करके दिखाना पड़ता है। तो मान लो कि इसमें आग लगा दी, तो लोग क्या करोगे भाई? भागोगे और क्या? आग बुझाएंगे, बुझाने के चक्कर में उसमें कुछ ऐसे रील बनाएंगे। हाँ, वो अलग ही लेवल पे। आग वाग लगे तो उसका, हाँ, बहुत सारे लोग आग वाग लगती है ना तो वहाँ भागते नहीं, बुझाने की कोशिश नहीं करते, पहले उसका वीडियो बनाते। कि वो नेट पे डालना ज़्यादा ज़रूरी है, दिखाना ज़रूरी है कि भाई हाँ हमारे कोचिंग में आग लगी थी ना।
वो काम बाद में कर लेना, ठीक है। पहले वहाँ से भागना। अब भागने में देखो अ, कैसे लोग जल्दी भागेंगे वे, जो हल्के होंगे या जो भारी होंगे। जो हल्के होंगे ऑब्वियसली वही जल्दी जल्दी भागेंगे, और भारी लोग उतना तेज़ी से नहीं भाग पाएंगे। ये बॉडी शेमिंग नहीं है, ये नेचर का लॉ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जो हल्के लोग होंगे, जो पतले उतले लोग होंगे, वो पैरों के बीच में से भी निकल के भाग जाएंगे, ठीक है। और जो भारी लोग रहेंगे वो क्या पता खिड़की से कूद रहे हो, खिड़की में ही फंस जाए, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना। तो नेचर का लॉ यही कहता है कि जो हल्के लोग होंगे वो क्या करेंगे वे, उनके अंदर भागने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, माइग्रेटिंग टेंडेंसी उनकी ज़्यादा होती है। और भारी लोगों की माइग्रेटिंग टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। फैक्ट है, इसमें कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि नहीं। खैर, तू दोनों क्यों हंस रहे हो बे? ये खुश हो रहे हैं कि चलो हमारे भागने की टेंडेंसी बढ़िया है। तू इसको खिड़की से बाहर भागते हुए इमेजिन कर रहे थे। अजीब अजीब से लोग। फिर ये भी कहते कि तू, ये तुझे पैरों के बीच में से भागते हुए इमेजिन कर रहे थे। इमेजिनेशन का कोई एंड है नहीं। तू क्या करना चाहता है, तू सही में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। लिखो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन यही है कि जो भागने की टेंडेंसी होगी वो मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लिखो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ग्राहम्स नहीं होता है, एच साइलेंट होता है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन होता है, एच साइलेंट होता है। तुम लोग ग्राहम्स पढ़ते हो। अरे यार, लिखो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। एच साइलेंट होता है यार, उसमें ग्राम्स लॉ बोलते हैं, मतलब ग्राहम्स लॉ लिखो, लिखो तुम ग्राहम्स ही लिखो। मेरा भी प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ेंगे, पहले से ही बहुत अच्छी थी। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन is inversely proportional to the square root of molecular mass of gas square root of molecular mass of gas or density of density of the gas or density of the gas under similar condition, under similar condition। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। Rate of diffusion or effusion is inversely proportional to square root of molecular mass और डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन। अगर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सिमिलर हो तो भागने की टेंडेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रही बात। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि जो रेट है वो मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या ऐसे भी लिख सकते हो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन, दोनों में से कुछ भी है। और एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी। छोटा सा क्वेश्चन दे दे अभी, रुक जा।
तो पढ़ा लेते हैं। ये तो यार, ये तो अपने को भी समझ में आ रहा था कि हल्की गैसें जल्दी जल्दी भागेंगी, भारी गैसें तेजी से भागेंगी। इसके लिए ग्राम साहब को क्यों क्रेडिट दे रहे हैं? सबसे पहले बताए थे और पावर बताए थे, किस पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लाइक अपने दिमाग में तो आता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर कोई दो गैसेज हैं आर ए और आर बी, इसका रेट निकालोगे तो ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ क्या, एम ए होगा कि एम बी होगा? बाई क्या, क्या यही होगा? या अगर मैं बात करूँ तो आर ए बाई आर बी जो आएगा वो कितने बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ डी ए बाई डी बी कि डी बी बाई डी बी? डी बी बाई डी, दिख रहा है ना? ये तो आता है अपने ग्राहम साहब। ठीक, छाप लो। अब लिया। अच्छा, ये तो तब हुआ जब कंडीशन सेम है। मान ले कि कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर, दो कंटेनर हैं, दोनों में हाइड्रोजन गैस भरी है, और एक में 1 एटीएम प्रेशर है और एक में 2 एटीएम प्रेशर। इस केस में हाइड्रोजन गैस के भागने की टेंडेंसी ज़्यादा हो, 1 एटीएम वाले केस में या 2 एटीएम वाले केस? 2 एटीएम वाले में ज़्यादा होगा, दिखाई दे रहा है या नहीं दिख रहा? प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस ज़्यादा तेज़ी से निकलेगी, वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं इसको क्या भी लिख सकता हूँ कि, और यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ कि, अगर मुझे P ऐड करना है इसमें, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? P A बाई ई वी, यही आएगा। और सेम ऐसे ही मुझे इधर भी अगर ऐड करना हो तो मैं यहाँ भी क्या ऐड करूँगा? ई वी बाई पी एम, यही आएगा। पढ़े हो ना भैया? ये तो अलग अलग अगर प्रेशर हुआ तो, अगर मान लो कि ए और बी दोनों मिक्स होके रहते, ऐसे में जो पी ए है इसको अपन क्या भी लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और इसको भी क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हो ना? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को अपन क्या भी लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, लिख सकते हो ना? और इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, और ये टोटल प्रेशर कैंसिल हो जा रहा है क्या? इसका मतलब अ, यहाँ पर भी देखो, ये लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हो ना? अच्छा, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है इसको अपन लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय, इसमें मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी लिख सकते हो। और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ए बाई मोल्स ऑफ क्या, ये भी लिख सकते हो। और सेम यही चीज़ अपन यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कितने फार्मूले बने पे? सब एक ही फार्मूला।
बस अलग अलग तरीके से लिखा हुआ। छाप लोगे? जल्दी छापो। और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन। लिखो। कैलकुलेट रेशियो ऑफ rate of diffusion. Calculate ratio of rate of diffusion. Hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen under similar condition. Under similar condition. वहाँ कैसे डिफ्यूज होके चली गई वो? ऐसे ही इतने देर में ही लड़ाई कर लिया तुम लोग। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही चेंज हो रहा है। दोनों से कोई चेंज यूज नहीं कर पाए। बहुत ही आसान सा था ये तो, मेरा खैर क्वेश्चन भी नहीं था। रेट ऑफ क्या पूछे हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखना होता है। इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऊपर क्या लिखोगे, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन का कितना? 2। ये कितना आ रहा है? 4:1 है। ठीक है, ये कितने लोग सही सही कर पाए हो? ठीक है, तो ये तो खैर क्वेश्चन भी नहीं था मेरा। मुझे ये क्वेश्चन नहीं देना था, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में थोड़ा डिफरेंट ना। इस क्वेश्चन को यूज़ करके अगला वाला क्वेश्चन आएगा। कितने लोग ये भी गलत कर दिए? 1:4 निकाल दिए। हाथ उठाओ।
देखो, if 4 grams of hydrogen diffuse through an orifice, diffuse through an orifice, through an orifice in 10 seconds, in 10 seconds. Calculate weight of oxygen diffuse through same orifice under similar condition, under similar condition. टाइम दिया कि नहीं दिया? इन 10 सेकेंड हो गए, अंडर सिमिलर कंडीशन इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वहाँ भी निकाल। क्या? जल्दी कर। If 4 grams of hydrogen diffuse through an orifice in 10 seconds, calculate weight of hydrogen diffuse through same orifice in 10 seconds under similar condition। दोनों में टाइम भी सेम। आंसर नहीं बताना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ऐसे रिएक्शन नहीं होता। NH3 और HCl का रिएक्शन ऐसे ही होता है नॉर्मल टेम। एसिड और बेस रिएक्शन है ना। एसिड और बेस का रिएक्शन कितने डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एसिड और NaCl और अमोनिया मिला के हीट करना पड़ता है या एटलीस्ट डालना पड़ता है? इतने से ही हो जाता है। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिया? सब लोग करोगे? निकाला तूने? कितने निकाला? चलो 4 ऑप्शन दे देता हूँ फिर से। और एज यूजुअल वैसे देना तो नहीं चाहिए पर कितने लोगों का नन ऑफ दीज आंसर आ रहा? नन ऑफ दीज वाले पे हाथ उठाओ। डरो मत, तुम्हारा ही सही हो सकता। ठीक। फर्स्ट आंसर कितने लोग निकाले हो? पहला वाला
जरूरी नहीं है कि अगर पूरी क्लास में तुमने ही निकाला है तो तुम्हारा गलत है। तूने निकाला है। और कोई? दो। ठीक। 4 ग्राम वाले हाथ उठाओ। पूछा हाथ उठाओ। 4 ग्राम में भी हैं कुछ। 4 लोग हैं। 16 ग्राम वाले हाथ उठाओ। 3 ग्राम पे भी हैं ढेर सारे। सारे ऑप्शन पे हाथ कैसे उठा देते हैं ये? 64 ग्राम वाले पे हाथ उठाओ। इस पे भी भरे पड़े हैं। तो बाकी लोग क्या निकाले होंगे? देखते हैं। रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? कितना ग्राम हाइड्रोजन डिफ्यूज हो रहा है? 4 ग्राम ना? इन कितना? 10 सेकेंड। मतलब रेट ऑफ हाइड्रोजन होगा वो कितना आएगा? 0.4 ग्राम पर सेकेंड। यही है। यही तो रेट ऑफ हाइड्रोजन है। अच्छा, जो रेट ऑफ ऑक्सीजन होगा वो रेट ऑफ हाइड्रोजन का 4 टाइम्स होगा कि 1/4 टाइम्स होगा? जो रेट ऑफ ऑक्सीजन होगा वो रेट ऑफ हाइड्रोजन से में 4 से मल्टीप्लाई करोगे या 4 से डिवाइड करोगे? बोल ही नहीं रहे यार, कुछ तो बोलो। ऊपर लिखा हुआ है रेट ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ ऑक्सीजन का 4 टाइम्स होगा, रेट ऑफ ऑक्सीजन रेट ऑफ हाइड्रोजन के 1/4 टाइम्स होगा। दिख रहा है? मतलब रेट ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है वो 0.4 × 1/4 आएगा। कितना है अभी? 0.1 ग्राम पर सेकेंड। यही आ रहा है। अबे यही आ रहा है ना? 0.1 ग्राम पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना ग्राम डिफ्यूज होगा? 0.1 ग्राम। 10 सेकेंड में कितना डिफ्यूज होगा? हाँ, 10 ग्राम। 1 ग्राम। कठिन था। तो ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो लोगों? इसीलिए तो बोल रहे हैं ध्यान से सुना कर। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये है गलत वैसे। ठीक है। क्योंकि जो रेट होता है ना वो ग्राम पर सेकंड में नहीं लिखते हैं। ये हमेशा मोल पर सेकंड में लिखते हैं। रेट का जो यूनिट होता है वो हमेशा मोल पर सेकंड में होता है। तो जो रेट ऑफ हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनो, कितना ग्राम डिफ्यूज हो रहा है? 4 ग्राम। कितना सेकंड में? मतलब कितना मोल डिफ्यूज हो रहा है? 2 मोल। मतलब कितना पे? 0.2 मोल पर सेकंड। यही है। ये होगा ना बे? समय समाप्त हो गया क्या? रेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? रेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू क्या? 1/4। ये कितना आ रहा है? 0.05 मोल पर सेकंड। ठीक है। तो 10 सेकंड में कितना डिफ्यूज होगा? 0.05 × 10 मतलब कितना पे? 0.5 मोल। और 0.5 मोल का मतलब कितना ग्राम? 64 ग्राम। 16 ग्राम। ये समझ में आया सबको? ये कितने लोग सही से निकाल पाए थे अपने मन से? ठीक। ये सही है। अच्छा, अभी इन लोगों को लग रहा है इसमें भी कुछ ट्रिक होगा। ये गलत नहीं है, ये सही है। छाप लो इसको। और एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको करो।
मेरी तबीयत खराब है कि तुम लोगों की तबीयत खराब है? तुम कैसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो? मेरी क्लास नहीं हो रही तो किसकी क्लास हो रही थी? बढ़िया है ना, बायो पढ़ो तभी तो डॉक्टर बनोगे, बिना बायो पढ़े कैसे डॉक्टर बनोगे? बायो तो पढ़ना ही पड़ेगा। नीट के सिलेबस में 50% बायो आता है, 25% केमिस्ट्री आती है। मतलब ही नहीं। तबीयत खराब हो जाती है, अब क्या कर रहे हो? है, कुछ नहीं हुआ, बढ़ती उम्र है और क्या। वायरल हो गया था। अच्छा, वायरल होने में डॉक्टर कहता है कि 1 हफ्ते का बेड रेस्ट है तुम्हारा, और ये फ़ोन कर कहते हैं कि सर 1 दिन में आ जाइए। पता नहीं कौन सी बीमारी इनके हिसाब से 1 दिन में ठीक होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। HCl नहीं, HCl काट दो। NH3 एंड HCl। NH3 एंड HCl अंडर सिमिलर कंडीशन। अमोनिया और HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है अंडर सिमिलर कंडीशन। जल्दी करो, सॉल्व करके आंसर बताना। कर लिया होगा। कितने लोग कम से कम वो एक्सप्रेशन लिख ले जिसको सॉल्व करने से आंसर आएगा? ठीक है। रेट ऑफ NH3 और रेट ऑफ HCl का जो रेशियो आएगा वो अंडर रूट ऑफ HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है डिवाइडेड बाई 70, यही आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको सॉल्व करके स्क्वायर रूट लेना थोड़ा मुश्किल वाला काम। दिख रहा है ना? कितने लोग आंसर भी निकाले इसका बिना कैलकुलेटर के? 0.11, 0.1 कैलकुलेटर से 0.11 आ रहा है तेरा। फिर तो उस कैलकुलेटर को ट्रक के नीचे फेंक देना चाहिए खुद के साथ। खैर, एक चीज़ समझ में आ रही है तुम्हें, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है वो 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। ये तो दिख रहा है ना? एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकता मैं, पर हाँ ये जो वैल्यू है अंदर वाली वैल्यू वो 2 से थोड़ी सी बड़ी है। इसका मतलब कि जो ये पूरी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट में, ये स्क्वायर रूट मतलब √2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, है ना? 1.41 होता है।
उनसे कुछ ज़्यादा कर, कुछ भी थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। ऑलमोस्ट इतना ही आना चाहिए, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितना आएगा, पर यही आना चाहिए। कोई पढ़ा लिखा आदमी कैलकुलेटर्स कैलकुलेट करके बताया। वही अभी 0.1 बता रहा था। ठीक, मेरा क्वेश्चन ये था भी नहीं। समय समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन लिख के छोड़ देता, अगली क्लास। कल 2 क्लास है मेरी।